नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगेर को देर रात जमानत मिल गई है। जेल से बाहर आते ही भावुक हो गई निशा। सबसे पहले अपने 3 साल के बच्चे को गले लगाया। निशा बांगेर को 10,000 के मुचलके पर विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट से जमानत मिली है। एक दिन पहले निशा बांगेर को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। इस्तीफा मंजूरी की मांग को लेकर बैतूल से पदयात्रा लेकर मुख्यमंत्री से मिलने भोपाल पहुंची थी निशा बांगेर। पैदल यात्रा के दौरान भोपाल पुलिस और निशा बांगेर के बीच झड़प हुई थी। कल से सेंट्रल जेल में निशा बांगेर थी। धारा 151 के तहत कल भोपाल पुलिस ने गिरफ्तारी की थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने अब तक निशा बांगेर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। बैतूल के मुल्ताई से चुनाव लड़ना चाहती हैं एसडीएम निशा बांगेर। जेल से निकलते ही सबसे पहले निशा बांगेर ने अपने 3 साल के बच्चे को गले लगाया। ये तस्वीर आप देखिए, बेहद ही भावुक पल जब एक मां ने अपने बेटे को गले लगाया और 3 साल का महज ये बच्चा है। बाहर निकलते ही जेल से उसने अपने बेटे को गले लगाया और देखिए किस तरीके से 10,000 के मुचलके पर फिलहाल जमानत मिली है, क्योंकि और यहाँ पर एक दिन पहले ही निशा बांगेर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जैसे ही वो बाहर निकली उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे को गले लगाया और गोदी में उनका बेटा है। आप देखिए, बेटे को गले लगाने के साथ ही ये भावुक पल और रिश्ता, क्योंकि माँ बेटे का बहुत ही अनोखा होता है और चाहे कैसे भी स्थिति हो, कैसे भी हालात हो, लेकिन ये रिश्ता कमजोर नहीं होता। और इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरीके से निशा बांगेर ने अपने 3 साल के बेटे को जेल से बाहर निकलते ही सबसे पहले गले लगाया। खबर बिलासपुर से आ रही है, जहां छात्रों के 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आया। फ्रेशर पार्टी में 2 गुटों में मारपीट हुई है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है और तोरवा थाना क्षेत्र के होटल की ये पूरी घटना है। एलसीआईटी कॉलेज के छात्र बताए जा रहे हैं। दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। देखिए किस तरीके से छात्रों में दबंगई देखने को मिली है और फ्रेशर पार्टी के दौरान 2 छात्र आपस में भिड़ गए। मारपीट हुई है यहाँ पर, लेकिन वजह क्या थी मारपीट के पीछे, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। ये फ्रेशर पार्टी बिलासपुर में एलसीआईटी कॉलेज के छात्र हैं, इनके बीच मारपीट हुई है और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। उमेश मौर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, क्या जानकारी मिल रही है, आखिर किस बात को लेकर इन छात्रों के बीच मारपीट हुई? देखिए, ये पूरा मामला जो है तोरवा थाना क्षेत्र का है। तोरवा थाना क्षेत्र के होटल रेड डायमंड में फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया था। एलसीआईटी की ये स्टूडेंट है और ये जो तमाम स्टूडेंट है ये फ्रेशर पार्टी में शामिल हुए थे। इस दौरान ये बात निकलकर सामने आ रही थी, धक्का मुक्की हो गई थी भीड़ भाड़ की वजह से, जिसके बाद दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। 2 छात्रों के बीच पहले मारपीट हुई, उससे पूरा मामला गुटों में बदल गया और इस बेरहमी से एक दूसरे को मारपीट करते हुए जो है युवक वो दिखाई दे रहा है। पूरे मामले पर तोरवा पुलिस ने संज्ञान ले लिया है। दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दूं कि जहां पर ये घटना हुई है उसका सीसीटीवी फुटेज भी आया। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। फिलहाल जो होटल प्रबंधन है वो वहां से इन बदमाश लोगों को बाहर निकाला। उसके बाद बाहर भी लगभग 1 घंटे तक सड़क पर ये दोनों गुट आपस में झगड़ते रहे, जिसकी वजह से जाम की स्थिति निर्मित हुई। फिलहाल तोरवा पुलिस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है और दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। तो देखा आपने आखिर किस तरीके से जो ये छात्र हैं वो एक फ्रेशर पार्टी में लड़ते भिड़ते नजर आए, लेकिन अपील यही है कि इस तरह की चीजों से दूर रहे और किसी भी बातों में ना आए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरदा में प्रताड़ना से तंग आकर युवती ने आत्महत्या कर ली। अब इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। आरोपी साजिद अंसारी के घर बुलडोजर चला है। पुलिस बल की भारी मौजूदगी में आरोपी के मकान के अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया है। बता दें कि इससे पहले सर्व हिंदू समाज ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी और आज एक बार फिर समाज ने हरदा बंद का ऐलान कर दिया है और हरदा आज भी बंद रहेगा। बीते दिन भी बंद हुआ। पूरा मामला क्या है और एक्शन क्या हुआ आपको दिखा रहे हैं। प्रताड़ना से तंग आकर एक युवती ने आत्महत्या की थी। सर्व हिंदू समाज ने
एक्शन की मांग की है और जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा इसी तरह हरदा बंद रहेगा, समाज के लिए हरदा बंद रहेगा। और ऐसे में आरोपी युवती के साथ छेड़छाड़ करता था आरोपी, और साजिद अंसारी नाम है इस आरोपी का। इसके प्रताड़ना से तंग आकर एक युवती ने आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी। और परिवार वाले दुखी हैं, परिवार वाले बेबस हैं। इस मामले में एक्शन की मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द एक्शन हो। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर समझ जाइए कि अगर मनचलों ने ज़्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उनकी खैर नहीं, क्योंकि अब बुलडोजर का एक्शन लिया जा रहा है आरोपी के घर पर। खबर ग्वालियर से है। एक बार फिर डेंगू का विस्फोट हो गया है। पिछले 24 घंटे में 82 नए मरीज आए हैं सामने। डेंगू मरीजों की संख्या 400 के पार पहुंच चुकी है और 24 घंटे में 252 सैंपल की जांच हुई थी। ग्वालियर के 30 मरीज और अन्य जिलों के 52 मरीज। आप देखिए किस तरीके से डेंगू अपना कहर बरपा रहा है और लगातार डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है। एक तरफ जहां नगर निगम की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं कि फॉगिंग चल रहा है, चेकिंग हो रही है, सैंपल लिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ लगातार मामले सारे और 24 घंटे में 82 नए मामले सामने आना अपने आप में बहुत ज्यादा चिंताजनक है। डेंगू और भी ज्यादा डेंजरस हो गया है और डेंगू अब डरा रहा है, लेकिन डरना नहीं है, इससे लड़ना है। डेंगू से बचने के लिए तमाम उपाय हैं, उनको आजमाने की जरूरत है। ज्यादा जगहों पर अगर पानी जमा हुआ है वहां से आप दूर रहें, और अगर आपके घर के आसपास सड़कों पर पानी जम चुका है तो इसकी शिकायत फौरन की जाए, ताकि नगर निगम की तरफ से प्रयास किए जाएंगे कि इस पानी को खाली कराया जाए, क्योंकि जहां पर सबसे ज्यादा पानी जमा रहता है वहां पर डेंगू पनपते हैं, डेंगू की बीमारियां वहीं से पैदा होती हैं। इसीलिए डेंगू से बचने के लिए जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है और जागरूक रहे डेंगू के प्रति, क्योंकि केसेस लगातार सामने आ रहे हैं और एकमात्र इससे उपाय बचने का सावधानी है। जितनी सावधानी उतना ही आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। अब क्योंकि डेंगू से इतने मामले सामने आ रहे हैं तो दुर्ग में डेंगू से एक महिला की मौत हो गई है। रायपुर के एम्स में इलाज चल रहा था उसका। डेंगू की आशंका के बाद अस्पताल में इलाज के लिए उसे भर्ती किया गया। महिला गर्भवती थी और बच्चे को जन्म देने के बाद मौत हो गई। महिला भिलाई कैंप 1 की रहने वाली थी। और देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए डेंगू सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए बहुत ज्यादा अपील है कि पूरे कपड़े पहन कर रहें, मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करें डेंगू से बचने के लिए, और तमाम जो उपकरण आते हैं मच्छरों को भगाने के लिए उनका इस्तेमाल करें गर्भवती महिलाओं के लिए खास तौर पर, क्योंकि दुर्ग से ये जो मामला सामने आया है इसने बहुत बड़ी सीख दी है कि गर्भवती महिलाएं खासकर डेंगू से बचने के उपायों का पालन जरूर करें, क्योंकि बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना है। बच्चे को जन्म देने से पहले ही महिला की मौत हो गई। भिलाई के कैंप 1 की निवासी थी ये महिला। जैसे ही उसने बच्चे को जन्म दिया उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान। बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस प्रवास से पहले 2 बार छत्तीसगढ़ आने और सीएम हाउस का घेराव करने का मौका हमें मिला था। इस बार हम सीएम हाउस के अंदर बीजेपी को प्रतिस्थापित करने का संकल्प करने आए हैं। पिछले बार भी सीजीपीएससी घोटाले में युवाओं के लिए न्याय मांगने का काम युवा मोर्चा ने किया था, जिसके लिए लाठी भी खाई थी। उसका प्रतिफल प्रदेश के हाईकोर्ट से मिला। आने वाले दिनों में हर प्रदेश सरकार को अपने पीएससी सिस्टम में ले आने के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हाईकोर्ट के स्टे के जजमेंट से मिला है। यह प्रदेश के सारे युवाओं की जीत है। तो आप तेजस्वी सूर्या को देख रहे हैं जो यहां पर पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो
एमपी में, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान के साथ ही प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। चुनावी तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ रहे। सोशल मीडिया पर नेताओं की बयानबाजी तल्ख होती जा रही है। इस बीच कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट देने को लेकर तंज कसा है। इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जोरदार पलटवार किया। इस पोस्ट के जरिए सिंधिया ने पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने क्या लिखा ये भी आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि राज्य चुनाव में अपनी आती हुई हार देखकर कांग्रेस पार्टी बौखलाने लगी है और राजनीति के भीतर शुचिता, भाषा और सम्मान को भूल चुकी है। रोज एक नए निचले स्तर पर गिरती जा रही है। श्राद्ध मानना है तो अपने सिद्धांतों को मनाइए। तो जिस तरीके से तमाम बयानबाजियां इन दिनों हम देख रहे हैं, एक बार फिर से आपको बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा। तो राज्य चुनाव में अपनी आती हुई हार देखकर कांग्रेस पार्टी बौखलाने लगी है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा और लिखा कि राजनीति के भीतर शुचिता, भाषा और सम्मान को भूल चुकी है कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि रोज एक नए निचले स्तर पर गिरती जा रही है कांग्रेस पार्टी। श्राद्ध मनाना ही है तो अपने सिद्धांतों का मनाइए। अपने आप में बहुत ही ज्यादा अहम ये ट्वीट जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एक पोस्ट जो बीते दिनों हमने देखा उस पर लिखा था मामा का श्राद्ध। इस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है और इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमला बोला। तो ट्विटर पर आपने विद कांग्रेस नाम का ट्विटर हैंडल देखा होगा। इसी ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर। इस ट्वीट के बाद बेटे कार्तिकेय सिंह ने प्रतिक्रिया दी। कार्तिकेय ने ट्वीट में लिखा, समझ ही नहीं आ रहा कि आप पर दया करूं या गुस्सा। एक बेटे के दिल की बात क्या है वो देखिए। गुस्से में तो हूं, आखिर मेरे जीवित पिता के श्राद्ध की बात आप कर रहे हैं। मुझे तरस भी आप लोगों पर आता है कि कितने नीचे कांग्रेसी आज गिर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि इसके लिए ईश्वर आपको माफ करेगा? चुनाव तो 4 दिन के हैं। ऐसी घटिया हरकत के बाद क्या आप लोग अपने बच्चों से आंख मिला पाएंगे? ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जो कार्तिकेय चौहान, जो कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं। एक पुत्र के दिल की बात पिता के लिए, देखिए और समझिए। उन्होंने आगे लिखा कि हालांकि अब इस ट्वीट को सोशल साइट से हटा दिया गया है। ये तमाम चीजें लिखी गई हैं, लेकिन अब देखिए उस ट्विटर हैंडल से इस ट्वीट को हटा दिया गया है। पहली तस्वीर में आपको दिखा रही हैं वो ट्वीट जो उस ट्विटर हैंडल से किया गया और दूसरा ट्वीट जिस पर पलटवार किया है कार्तिकेय चौहान ने, जो शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं। और इसी पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है। कांग्रेस के श्राद्ध वाले ट्वीट पर उन्होंने कहा कि क्या हिंदुओं के तीर्थ स्थल पर जाना श्राद्ध हो गया? कांग्रेस सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मुझे लगता है कि कांग्रेस की वांशिक दिवालियापन हो चुकी है। कांग्रेस पागलपन के दौर पर गुजर रही है। सत्ता के लिए कांग्रेस कुछ भी छोटे मोटे हथकंडे अपना रही है। क्या कांग्रेस के नेता ये भूल गए? क्या लोकतंत्र की परिभाषा में ये सब ठीक है? एक मध्य प्रदेश का जननायक, बेटियों का और बहनों का भाई और मामा और किसानों और मजदूरों का हितैषी और 8 करोड़ जनता का जननायक माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा का श्राद्ध कह रहे हैं? क्या हिंदू धर्म के तीर्थ स्थलों पर जाना मामा का श्राद्ध हो गया? और श्राद्ध पक्षों में भाजपा की सूची को आने का को कड़वे दिन और श्राद्ध से जोड़ेंगे? जिंदे व्यक्तियों को आप मृत घोषित करना चाहते हो? अरे कांग्रेस और कमलनाथ इतने पागलपंथ के दौर से मत गुजरो। सनातन धर्म का इतना अपमान मत करो कि पहले तुम्हारे कई लोगों ने सनातन को जो है रोग कहा, अब सनातन को मानने वाले लोगों को आप जीवित व्यक्तियों को का श्राद्ध की तुलना कर रहे हो। थोड़ी सी सोचो, सत्ता के लिए पागल मत हो,
सत्ता संस्कार की बेहतर होती है, सत्ता पागलपन की बेहतर नहीं होती। पागलपन की 15 महीने की सत्ता मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। अरे कांग्रेस की श्राद्ध होगा और हम सब। तो सीएम शिवराज के श्राद्ध वाले पोस्ट पर अब कांग्रेस ने भी सफाई दी है और ऐसे में कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने कहा कि सरकार इंटेलिजेंस एजेंसी से सच का पता लगाए। कांग्रेस के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस तरीके की पोस्ट नहीं हुई है। आगे उन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। इंटेलिजेंस आपके पास होगा। प्रिय कार्तिकेय चौहान जी, आप जो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के श्राद्ध का कोई पोस्ट किया है, ये सरासर गलत है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पिताजी की खूब लंबी उम्र हो। हमारा राजनीतिक विरोध है, सिद्धांतिक विरोध है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बारे में इस तरह की बात कहें। आप जरा ढंग से पता कराइए, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस आपके पास होगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत से दुश्मन शिवराज सिंह चौहान जी के बैठे हुए हैं। उन्होंने ही ये शरारत की है और उन्होंने ये शरारत भी की होगी कि श्राद्ध पक्ष में उन्हें टिकट दिलाया। तो इन चीजों से आप सावधान हो। हम उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज चुनाव प्रचार की। आज आगाज हो जाएगा और कांग्रेस के गढ़ से प्रचार की शुरुआत होगी। भोपाल की उत्तर विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज की सभा है। आचार संहिता के बाद सीएम की ये पहली सभा है। उत्तर विधानसभा टीला जमालपुरा में जनसभा आज है और शाम 5 बजे से ये जनसभा होगी। तो टीला जमालपुर में शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, यहां पर सभा को संबोधित करेंगे। इस इलाके को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन देखना होगा कि आखिर कांग्रेस के गढ़ में कैसे सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है। लेकिन मौजूदा समय में अगर हम बात करें टीला जमालपुर की, तो यहाँ पर प्रत्याशी के पक्ष में उसका समर्थन करने के लिए शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं और इसी के साथ उनका ये दौरा बेहद खास है क्योंकि वो सभा करेंगे, जनता को संबोधित भी करेंगे। भोपाल से ही खबर, जहां दिल्ली में 15 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और बीजेपी के 94 बचे प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन होगा। अभी तक बीजेपी 4 सूची जारी कर चुकी है। 4 सूची में 136 प्रत्याशियों के नाम की बीजेपी घोषणा कर चुकी है, जिनमें की कई केंद्रीय मंत्रियों को भी देखा गया है। कई केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जो बीजेपी की इस चुनावी लिस्ट में बीते दिनों जो जारी किए गए थे उनमें शामिल हैं। पार्टी ने जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है उनमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, गणेश सिंह, राकेश सिंह, रीति पाठक और सांसद उदय प्रताप सिंह शामिल है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। सतना से सांसद गणेश सिंह सतना सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। सीधी से सांसद रीति पाठक सीधी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास विधानसभा से सीट के लिए टिकट दिया गया है और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। उन्हें नरसिंहपुर से टिकट दिया गया है। लेकिन अभी 5वीं लिस्ट क्योंकि बाकी है और 5वीं लिस्ट बहुत ही क्रिटिकल है बताया जा रहा है, लेकिन इसमें कौन से चेहरे शामिल होंगे ये देखना अभी बाकी है। तो एमपी में आचार संहिता लगने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और राजधानी भोपाल में आचार संहिता उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर निगम ने कुल 2024 फ्लैक्स, बैनर, झंडे, पोस्टर, बोर्ड हटा दिए हैं। साथ ही पुलिस ने 29 गाड़ी मालिकों पर कार्रवाई की। इन गाड़ियों पर हूटर और सायरन, नंबर प्लेट पर वाहन के नंबर के अलावा राजनीतिक चिन्ह और पद नाम हटा दिए हैं। पुलिस ने रायसेन बाईपास पर चेकिंग के दौरान 1,09,000 रुपए से ज्यादा भी जब्त किए हैं। तो एक्शन एक तरफ लगातार जारी है तो दूसरी तरफ आचार संहिता क्योंकि 5 दिसंबर तक के लिए लागू है तो इस भी चेकिंग किया जा रहा है। आचार संहिता का मतलब ये कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी तरीके से प्रचार प्रसार अब नहीं कर सकता, यानी कि राजनीतिक दल अपने चिन्हों के पोस्टर भी नहीं लगा सकता, बैनर भी नहीं लगा सकता और स्लोगन भी नहीं लिख सकता कहीं पर भी। गाड़ियों पर आप जो देखते हैं राजनीतिक दल के चिन्ह, उनको भी हटाना अनिवार्य होता है और इस बीच पुलिस ने कई कार्रवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती पर श्रद्धांजलि दी।
उन्होंने एक्स पर लिखा है कि भारत रत्न नानाजी देशमुख को उनकी जन्म जयंती पर मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने देश के गांवों और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका त्याग और सेवा भाव हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। और अब बात होगी विश्व कप की। भारतीय टीम ने शानदार आगाज किया है। ऑस्ट्रेलिया को हराकर इरादा जता चुकी है। आज विश्व कप के मैचों में भारतीय टीम एक बार फिर मैच खेलने उतरेगी। भारत का अफगानिस्तान के साथ मुकाबला है। एक तरफ हिटमैन की सेना फिर से दम भरने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ अफगान के लड़ाके भी तैयार हैं। भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप में अपना दूसरा मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने उतरेगी। रोहित की सेना की नजर जीत के क्रम को बरकरार रखना होगा। तो आज का ये मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा और बेहद ही दिलचस्प मुकाबला बताया जा रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर की और उसके बाद अब भारत का खिताबी मुकाबला अफगानिस्तान से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इसी क्रिकेट पिच पर खेला जाना है। ये मुकाबला बेहद अहम है, चाहे भले ही अफगानिस्तान की टीम बाकी टीमों के कंपैरिजन में कमजोर हो, लेकिन भारत के लिए जो सामने आपको प्लेयर्स दिख रहे हैं, इनका चलना बेहद इंपॉर्टेंट है। श्रेयस अय्यर हो, रोहित शर्मा हो, रविंद्र जडेजा हो, ये वो तमाम प्लेयर्स हैं जिनसे भारत बड़ी उम्मीद करता है। क्योंकि दूसरा मैच है भारत का अरुण जेटली स्टेडियम में, और आप पिच देखें, स्टेडियम देखें, बेहतरीन तरीके से बीसीसीआई ने इसे तैयार कराया है। डीडीसीए ने स्टेडियम ने सुंदरता में वाकई बहुत बहुआयामी स्थापित किए हैं। और आप देखें, इस वक्त हम मीडिया सेंटर में हैं। सामने आपको जो इंडिया का स्टैंड है वो भी दिख रहा होगा। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा जैसे तमाम प्लेयर्स इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगभग बीते 2 घंटे से ये प्लेयर्स इसी फील्ड में अपना पसीना बहा रहे हैं। एक तरफ जहां रविंद्र जडेजा, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, स्काई बैटिंग करते नजर आए, तो शार्दुल ठाकुर, श्रेयस अय्यर जैसे तमाम फील्डिंग भी करते आए। उम्मीद हम ये करते हैं कि चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे शार्दुल ठाकुर हो, रविंद्र जडेजा हो, अभी अपनी बैटिंग से और अफगानिस्तान के खिलाफ एक तरीके से एक्सपीरियंस लेकर आने वाले समय में भारत को खिताबी मुकाबला दिलाएंगे। क्योंकि 2011 के बाद से पूरा देश वर्ल्ड कप जीतने का इंतजार कर रहा है। सहयोगी अंशुल के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, दिल्ली। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।